इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसे नियुक्त किया था? चलिए, इलाहाबाद की संधि सबसे पहली बात तो हुई कब थी, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो 1765 के अंदर में हुई थी। 1765 में कौन से युद्ध के बाद में ये हुई थी? तो एक इससे पहले 1764 के अंदर में 1764 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको आप बक्सर की लड़ाई बोलते हो। तो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। मुगल उसके बाद में अवध और बंगाल तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया था। तो इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में 1765 में हुई, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए थे। तो मुर्शिदाबाद जो उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद, उसका डिप्टी दीवान उन्होंने किसको बनाया था? तो डिप्टी दीवान जो है फ्रेंड्स, ये बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मोहम्मद रजा खान जो है उनको बनाया गया था बंगाल का, ठीक है। और बंगाल मतलब बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद उस समय में। और बिहार वाला जो एरिया था उस साइड के लिए बनाया गया था राजा सिताब राय को डेप्यूटी जो है दीवान। तो बंगाल वाले एरिया के लिए बोला जाए, बंगाल के लिए तो मोहम्मद रेजा खान, और सिताब राय बिहार वाले इलाके के लिए डेप्यूटी दीवान। दीवान का काम होता है टैक्स इकट्ठा करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन का। तो डेप्यूटी दीवान इसलिए बोला गया था क्योंकि दीवान तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे रॉबर्ट क्लाइव दीवान थे, क्योंकि वो थे गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में ये दीवान थे, और उन्होंने अपने लिए डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और सिताब राय को बिहार के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये प्लीज लिख लीजिए आप लोग, दोनों के दोनों पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट के अंदर में प्रॉपरली लिखते हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप इनको याद रख पाओगे एग्जाम के अंदर में। चलिए, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे कि वो मुर्शिदाबाद से है, कुछ लोग कुछ बिहार से बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर करते रहेंगे आप लोग। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत का जो है शासक था, 3rd नंबर का। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, पहला जो एक मैं टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्लीज, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर में एक इन्फोग्राफिक्स बनाया हुआ है, अगर हम वो डाल सके तो बच्चों के लिए और आसानी हो जाएगी, तो मैं उससे भी आपको समझा दूंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड्स, ये गुलाम वंश जो है उसका संस्थापक था, गुलाम वंश का पहला शासक। उसके बाद में उनका बेटा आराम शाह बना था, अभी मैं आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स के जरिए भी उसको समझा दूंगा, ठीक है। आराम शाह, और आराम शाह के बाद में जो है ये इल्तुतमिश जो है क्या बनता है, शासक बनता है, ठीक है। इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था पहले, और उसके बाद में दामाद भी बना। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन बहुत ही आराम, उसके नाम के अनुसार ही आराम शाह कुछ काबिल शासक नहीं था, तो जीजा ने जो है साले साहब की जो है वो बदल दी, तख्ता पलट कर दिया था। तो इल्तुतमिश जब बना तो उसने जो है बिहार में अपना पहला जो है सूबेदार किसको नियुक्त किया था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उन्होंने, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को जो है वो क्या किया था, बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है, मलिक जानी को। तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मलिक जानी। तो इसको भी आप लोग याद, नायब दीवान बाय बिहार ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का नायब दीवान किसको नियुक्त किया गया था? अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि जो मोहम्मद रजा खान है उनको मुर्शिदाबाद या बंगाल का जो है नायब दीवान, नायब दीवान मतलब उप दीवान नियुक्त किया गया था बंगाल के इलाके का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो बिहार वाला जो इलाका था वहां का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किसको नियुक्त किया था? सभी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे मेरे बताने से पहले। ये रिवीजन है, ये आप लोगों के पास में एक मौका है आगे बढ़ने का। अगर आज आप लोग यहाँ पर में एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट बन रहे हो, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते जा रहे हो, तो मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो सिताब राय जो है फ्रेंड्स, यहाँ आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम साक्षरता दर है? तो वो पूर्णिया है, ठीक है। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर, और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो रोहतास में है। रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है। सबसे अधिक पुरुषों की साक्षरता दर भी रोहतास में है। सबसे अधिक महिलाओं की साक्षरता दर भी रोहतास के अंदर में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि सबसे अधिक ओवरऑल पुरुषों की सबसे अधिक साक्षरता और सबसे अधिक महिलाओं की साक्षरता, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये मैंने आपको कलर में 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए आप लोग 2027 के अंदर में 39वें नंबर के राष्ट्रीय खेल होंगे, तो कौन से नंबर के होंगे ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो आपका नेशनल गेम्स होंगे वो 39 नंबर का गेम रहेगा ये। तो 39 नंबर के जो गेम है
ये कहां पर में आयोजित होने वाले हैं? उत्तराखंड में, मेघालय में, कर्नाटक में, कहां पर में? तो अभी देखिए 38वें नंबर के उत्तराखंड के अंदर में हुए थे, ठीक है, और 2027 के अंदर में मेघालय के अंदर में आयोजित होने वाला है। तो 20 का आंसर होगा। केवल 57% लोगों ने, 56-57% लोगों ने ही सही आंसर दिया है, ठीक है। तो मेघालय जो है 2027 के अंदर में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा और ये 39वें नंबर के 39th नंबर के राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पहली बार जो है मेघालय इसकी मेजबानी करने वाला है। इतने मतलब 38 अब तक हो चुके हैं, मेघालय ने अब तक नहीं किया है, ठीक है, मेजबानी। तो पहली बार जो है मेघालय इसकी मेजबानी करने वाला है। चलिए, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बिहार शरीफ? बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? जल्दी बताओ। एंड थैंक यू वेरी मच 1000 प्लस लाइव के लिए। जल्दी से सेशन का लाइक का आंकड़ा भी हम लोगों ने पहुंचाना है वहां पर में, तो एक बार जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप लोग। तो यहाँ पर में व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बिहार शरीफ? तो बिहार शरीफ का पुराना नाम था उदंतपुरी। उदंतपुरी के अंदर में आपको पता है फ्रेंड्स, पाल वंश के शासकों ने जो है उदंतपुरी मठ की स्थापना की थी, जो एक शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र स्पेशली। तो बिहार शरीफ जो है आपको मिलेगा आज के नालंदा जिले के अंदर में, नालंदा में, ठीक है। इसका पुराना नाम था उदंतपुर। तो उदंतपुर के अंदर में उदंतपुरी मठ की स्थापना भी की गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। विश्वविद्यालय था उदंतपुरी मठ, इसको स्थापित किया था पाल वंश के समय के अंदर में, उदंतपुरी मठ को। तो बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुर और उदंतपुरी मठ यहाँ पर में है। बिहार शरीफ या उदंतपुर कहां पर में लोकेटेड है? नालंदा जिले के अंदर में। ये 3-4 पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने ही हैं। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? माय भारत बजट क्वेस्ट, माय भारत बजट क्विज जो है फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाले, ठीक है। मनसुख मंडाविया इसके मंत्री है, ओके। युवा और खेल मंत्रालय, मनसुख मंडाविया मंत्री। उनको मोहन बागान बोलना नहीं जम रहा था, पता है कि आप लोगों को? थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था उनका। वो स्पोर्ट्स मंत्री है हमारे भारत के, खेल मंत्री है, युवा मामलों के मंत्री है, और हमारे भारत का इतना पुराना जो है फुटबॉल का क्लब, जो उस समय में से है जब शायद मनसुख मंडाविया का जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो मोहन बागान बोल नहीं पा रहे थे उनसे, ठीक। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार कौन सा वाला नहीं है? शिवालिक, बिहार के मैदान तो बिहार के अंदर में ही होंगे ना, ठीक है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, अरावली। अरावली जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि बिहार का पार्ट नहीं है अरावली, ठीक है। तो अरावली जो है, यह याद रखना है आप लोगों ने कि अरावली श्रेणी बिहार का पार्ट, ठीक है, नहीं है। तो कौन सा वाला नहीं है? तो अरावली क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अरावली आप लोगों को पता है कि ये जो है आपका कहां पर में पड़ेगा? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वाले साइड के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए, कौन सी नदी बिहार के उत्तरी सीमा बनाती है और कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलकर राज्य के उत्तरी भाग में जल निकासी में मदद करती है, ठीक है। तो कौन सी नदी बिहार के मैदान की उत्तरी सीमा बनाती है और कटिहार के कुर्सेला में मिलकर, ठीक है, कुर्सेला में गंगा में मिलकर राज्य के उत्तरी भाग के जल निकासी में मदद करती है? बताओ। गंगा में मिलने वाली नदी है कटिहार के कुर्सेला के अंदर में, ठीक है। तो बेसिकली आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोसी नदी। तो कोसी नदी जो है वो नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, बिहार के उत्तरी भाग के अंदर में क्या करती है? जल सिंचाई का काम करेंगी। प्लस गंगा के अंदर में ये मिलती है कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला। की तुमसे कौन सी पार्टी बनाई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भूदान आंदोलन पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है फ्रेंड्स, उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, इनका गठन किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों पार्टियों के संस्थापक है, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी संस्थापक है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भी संस्थापक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख ए शेरशाही लिखी है? तारीख ए शेरशाही। जी, तो तारीख ए शेरशाही किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्बास खान शेरवानी जो है उनके द्वारा इस पुस्तक को कंपाइल किया गया पूरा, ठीक है। तारीख ए शेरशाही, इसके अंदर में जो है फ्रेंड शेर शाह सूरी जो है उसका इतिहास है, और इसी में बताया गया कि किस तरीके से शेर शाह सूरी ने जो उत्तर पथ था,
ठीक है, उसका पुनर्निर्माण करवाया था, जिसको बादशाही सड़क और आज हम लोग जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। ठीक है, डलहौजी के समय में उसकी वापस से रिपेयरिंग करवाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण, ठीक है, उत्तर पथ जहां पर में हुआ करता था मौर्य काल के अंदर में, उत्तरा पथ जिसको बोलते थे, वहां पर में बनाया था, उसी रास्ते के ऊपर में। प्लस शेरशाह सूरी ने जो है भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है वो आम किया। आज हमारे भारत के अंदर में हम जो रुपया करेंसी यूज करते हैं वो शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस की थी भारत के अंदर में। तो अब्बास खान शेरवानी जो है उन्होंने लिखी है तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही, अब्बास खान शेरवानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है इनमें से? एक काम करिए, आप सारी की सारी पुस्तकों के नाम बता दीजिए, सारी की सारी पुस्तकों के लेखकों के नाम बता दीजिए जो दिए हुए यहाँ पर। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है द इंडियन स्ट्रगल, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया, ये लिखी गई है पुस्तक हमारे, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, आनंद मठ जो है ये लिखी गई है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं हम लोग जिनको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए मुझे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है काफी बार, ठीक है, आजाद हिंद सरकार बनाई थी उन्होंने, आरजी हुकूमत भी बोलते हैं जिसको, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार, ठीक है, या जिसको आप लोग आरजी हुकूमत या प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहां पर में बनाई थी? सिंगापुर के अंदर में। कौन से तारीख को घोषणा की थी उन्होंने? तो सिंगापुर के अंदर में बनाई थी। पहला तो एक हो गया आप लोगों का सिंगापुर के अंदर में, और 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर में देखिए आप लोग, इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 के अंदर में हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद में हुआ था ये इलाहाबाद की संधि। दिल्ली सल्तनत के किस इन शासकों में से किसने मलिक अलाउद्दीन जानी को, ठीक है, मलिक जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया, या पहला जो है गवर्नर या पहला रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था? वो कौन था जिसने मलिक अलाउद्दीन जानी या मलिक जानी को अपना गवर्नर नियुक्त किया था बिहार के अंदर में? तो वो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने, अब देखो इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि इल्तुतमिश ने जो है राज्यपाल के रूप में पहला मलिक जानी को, अब देखिए इसका उल्टा क्वेश्चन भी यहाँ पर में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि मलिक अलाउद्दीन जानी या मलिक जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि किसने नियुक्त किया था अपना? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ओवरऑल जो है पूरे बिहार की जो साक्षरता दर है वो अगर आपसे पूछी जाए तो 61.8 जो है पूरी ओवरऑल है, मतलब महिलाओं की और पुरुषों की मिलाकर। ठीक है, फीमेल की और मेल की सब कुछ मिला दिया जाए उसके बाद में जो है कितनी आती है, तो 61.80 आती है। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बिहार के किस जिले में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर में है? पूरे ओवरऑल 73.37 के साथ में जो है फ्रेंड्स, रोहतास सबसे ज्यादा है, रोहतास के अंदर में सबसे अधिक साक्षरता दर ओवरऑल, महिला पुरुष और ओवरऑल तीनों में रोहतास सबसे आगे है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों से बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का कहाँ का क्वेश्चन है? बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, और आप यहाँ पर में देखेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो 20 जुलाई 2025 को पेपर हुआ आपका, इसमें क्या पूछा गया? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि न्यू शिवालिक, ठीक है, तो बिहार के अंदर में जो इसका विस्तारित स्वरूप है ना शिवालिक का, ठीक है, बिहार के अंदर में सोमेश्वर रेंज है, ठीक है, आपको पता है वो शिवालिक का ही पार्ट है। ठीक है, रामनगर दून जो है ये भी बिहार के अंदर में लोकेटेड है, और हरहा घाटी, ठीक है, ये बिहार के अंदर में है। ठीक है, जेठियन पहाड़ी जो है ये आप लोगों को बिहार के अंदर में नहीं मिलेंगी, जेठियन पहाड़ी, तो बिहार की शिवालिक श्रेणी का पार्ट नहीं है ये जेठियन पहाड़ी। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में जो है शिवालिक रेंज का विस्तार कौन कौन सा है? तो रामनगर का दून, रामनगर दून इसको बोलते हैं, ये शिवालिक का पार्ट है और बिहार के अंदर में है। ठीक है, कुशेश्वर श्रेणी, ठीक है, जिसको आप लोग सोमेश्वर श्रेणी के नाम से भी जानते हो, सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी, और हरहा, हरहा वैली। ठीक है, तो हरहा घाटी ये भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर में चलिए, बिहार के मैदान का हिस्सा निम्नलिखित में से नहीं है, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान, पूर्वी मैदान। तो बिहार में मैदानी इलाका जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरे के पूरे बिहार को, ठीक है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, पूर्वी और पश्चिमी वाले में नहीं बांटा गया है। गंगा नदी के उत्तर वाले को उत्तरी मैदान,
ठीक है, दक्षिण वाले को दक्षिणी मैदान बोला गया है। तो ईस्टर्न प्लेन वाला ऐसा कुछ नहीं है बिहार के अंदर में। ठीक है, चलिए, हरिके बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जिसको राजस्थान नहर भी बोलते हैं, भारत की सबसे लंबी नहर है, ये निकलती है। आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है हरिके बैराज। देखिए, हरिके बैराज जो है फ्रेंड्स, एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये आपका उस जगह पे लोकेटेड है जहां पर में ब्यास नदी और सतलुज नदी मिलती है। ब्यास और सतलुज ये पंजाब के अंदर में लोकेटेड है, पंजाब में। यहां से जो है फिर हमने एक नहर निकाली है उत्तर पश्चिमी राजस्थान को सींचने के लिए। ठीक है, इसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये हरिके बैराज जहां से ये नहर का ओरिजिन होता है, ये कौन से दो नदियों के संगम पर लोकेटेड है? ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर। बिहार जो ब्यास नदी है और सतलज नदी है, ये दोनों पंजाब के हरिके नाम की जगह पे मिलते हैं। वहां पर में हरिके बैराज बनाया गया है और उसी बैराज के पास से जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए इंदिरा गांधी नहर बनाई है। तो हरिके बैराज पंजाब के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुब्रा घाटी में ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर की पहचान कीजिए। दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर, दूसरे नंबर का, कोई बात नहीं, कर लेते इसको भी पूरा का पूरा। देखिए, बात यहां पर में हो रही है आप लोगों की हिमनद की। ठीक है, अगर सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यहां पर में पहचानना है आप लोगों ने, मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारी की सारी चीज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, हम यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहे हैं फ्रेंड्स? ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये समझिए आप लोग। ठीक है, ग्लेशियर जो है आप लोगों का, जिसको आप हिंदी में हिमनद भी बोलते हो, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा होता है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा या बर्फ जमी हुई होती है, बड़ा हिस्सा। तो पूरे दुनिया में, ठीक है, सबसे बड़ा अगर कोई ग्लेशियर है तो वो है लिम्बर्ड ग्लेशियर, अंटार्कटिका के अंदर में, ध्रुवीय क्षेत्र में है पट वो। ठीक है, अंटार्कटिका में। तो सबसे बड़ा, ठीक है, ग्लेशियर कौन सा है? लिम्बर्ड ग्लेशियर। सभी लोग लिखेंगे, सभी, लिम्बर्ट, लिम्बर्ड ग्लेशियर कहां पर में है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका कहां पर में है? ठीक है, साउथ पोल के पास में, साउथ पोल के पास में। लेकिन अगर ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ध्रुवों के बाहर में, पोलर रीजन के बाहर में अगर बोला जाए, जिसमें कि बोला जा रहा है आउटसाइड द पोल, आउटसाइड द पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर में, तो कौन सा हो जाएगा? उसमें जो है फ्रेंड सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपका, वो भारत के अंदर में नहीं है। ठीक है, वो है फेडचेनको। फेडचेनको 77 किलोमीटर लंबा है, ताजिकिस्तान पामीर माउंटेन रेंज के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। क्या नाम है उसका? फेडचेनको, फेडचेनको। ठीक है, ये 77 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, दुनिया के पोलर रीजन में सबके बाहर का सबसे बड़ा। ठीक है, फेडचेनको कहां पर में लोकेटेड है? ताजिकिस्तान में, ताजिकिस्तान में लोकेटेड है, पामीर माउंटेन रेंज में, पामीर माउंटेन। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बोला जाए कि दूसरे नंबर का मतलब आउटसाइड द पोल, आउटसाइड द पोल दूसरे नंबर का कौन सा है, तो वो सियाचिन है आपका, सियाचिन। ठीक है, और ये 74 किलोमीटर का है। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो लिम्बर्ट है, बट वो पोलर रीजन के अंदर में। आउटसाइड द पोल वाला जो अगर बात करेंगे हम लोग, पोलर रीजन के बाहर में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो सियाचिन है। और आउटसाइड द पोल सबसे बड़ा फेडचेनको है, ताजिकिस्तान में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये साम्राज्य में बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले शामिल थे। पटना और गया मतलब पटना से लेकर ये पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है, गया वाला पूरा हिस्सा शामिल था। ठीक है, अंग, कौशल, मगध, अवंती, तो किस में शामिल हो सकता है आपके हिसाब से? अवंती मध्य प्रदेश के इलाके वाले में था। ठीक है, अंग जो है ये बंगाल वाले साइड के अंदर में आप जाओगे, बिहार में था, बिहार और बंगाल की सीमा वाला जो है भागलपुर वगैरह वाला इलाका, वहां पर में। कौशल उत्तर प्रदेश वाले साइड के अंदर में। तो मगध आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मगध। तो मगध महाजनपद का हिस्सा था। और देखिए, आप लोगों को सारा जयप्रकाश नारायण की सारी जो पुस्तकें हैं वो आपको कराया है मैंने। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, टूवर्ड्स स्ट्रगल 1946 में उन्होंने लिखी थी। माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद की मेरी तस्वीर, सोशलिज्म टू सर्वोदय,
ठीक है, समाजवाद से सर्वोदय तक ये पुस्तक लिखी है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स अलग अलग इनके बारे में आप लोगों को बताया मैंने, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी वाली पुस्तक आपको दिख रही है? ठीक है, तो टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन ये पुस्तक आपको दिख रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसको इंपॉर्टेंट, तो जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म कौन से साल में हुआ था? 1902 के अंदर में हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, सिताब्दियारा नाम की जगह बिहार के अंदर में, वहां पर में हुआ था। गांधीवादी नेता थे, मार्क्सिस्ट विचारधारा से और समाजवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ओके, ये पूरा का पूरा आपको लिस्ट एक बार यहाँ पर मैं भी दे देता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, सोशलिज्म समाजवाद से सर्वोदय तक, टूवर्ड्स स्ट्रगल, ठीक है, टूवर्ड्स स्ट्रगल टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, संपूर्ण क्रांति की ओर, संघर्ष की ओर, ये सब पुस्तकें इनकी है। ठीक है, भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण 1959 के अंदर में लिखी थी इन्होंने, जयप्रकाश नारायण। सम्राट